सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे कोड दिया हुआ है और आपको आउटपुट पूछी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास 3 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 300 असाइन की गई है, दूसरा वेरिएबल बी और सी है। तो ये जो वेरिएबल बी और सी है इनको वैल्यू गार्बेज वैल्यू मिलेगी क्योंकि इनको कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद आप इफ स्टेटमेंट को देख सकते हो, क्योंकि इफ के बाद ब्रेसेस यूज नहीं की गई है और जब भी आप इफ के बाद ब्रेसेस यूज नहीं करते हो तो इफ में केवल बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाता है। तो एक तरह से आप इसको देख सकते हो कि ये इस तरह से आपकी कंसीडर की जाएगी। इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 400 ब्रेसेस बी इक्वल टू 300 ब्रेसेस क्लोज। तो जो c इक्वल टू 200 है ये आपकी इफ पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो a का वैल्यू कुछ भी हो आपका c इक्वल टू 200 असाइनमेंट तो होगा ही। तो एक तरह से यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो a इक्वल टू 300 और 300 ग्रेटर देन इक्वल टू 400 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसलिए b इक्वल टू 300 असाइनमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो b का वैल्यू पहले गार्बेज था, अभी भी गार्बेज ही रहेगा और c का वैल्यू 200 होगा। तो आपका जो आउटपुट आएगा b का वैल्यू गार्बेज आएगा और c का वैल्यू 200 आएगा। तो ये आपको वैल्यू शो हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसमें केवल a का वैल्यू आपको 500 दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे जब कंडीशन को, तो यहाँ पर a का वैल्यू जब आप 500 रखोगे, तो a का वैल्यू जब 500 रखोगे तो 500 ग्रेटर देन इक्वल टू 400 आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी और b इक्वल टू 300 असाइनमेंट हो जाएगा। साथ में c इक्वल टू 200 असाइनमेंट तो होगा ही क्योंकि ये if पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो एक बी का वैल्यू आपका 300 और सी का वैल्यू आपका 200 आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आउटपुट तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दो वेरिएबल x है और y है। x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 20 है। इफ x इक्वल टू y के बाद आपने प्रिंट किया x और y को, तो इफ के बाद आपने सेमीकोलन यूज किया। अगर आप इफ के बाद सेमीकोलन यूज करते हो तो जो भी स्टेटमेंट इफ का पार्ट थी वो इफ से बाहर हो जाएगी। तो इसको आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हो कि इफ x इक्वल टू x डबल इक्वल टू y एंड देयर इज ओनली एम्प्टी स्टेटमेंट, खाली एम्प्टी स्टेटमेंट है इसके अंदर। x का वैल्यू अगर आप 10 y का वैल्यू 20 रखते हो तो 10 इक्वल टू 20 आपका कंडीशन फॉल्स हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो सेमीकोलन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जब आप इफ से बाहर आओगे तो वहां पर आपका x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगा, तो वही आपके प्रोग्राम का आउटपुट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x और y दो वेरिएबल हैं जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है। तो कंडीशन आपकी है x डबल इक्वल टू 3। तो क्योंकि x की वैल्यू 3 है और 3 डबल इक्वल टू 3 आपका होता है, तो इसलिए x की वैल्यू प्रिंट होगी। तो एल्स में आप देख सकते हो, एल्स के बाद आपने सेमीकोलन यूज किया। जब भी आप एल्स के बाद सेमीकोलन यूज करोगे तो एल्स में जो कोई स्टेटमेंट पहले से थी वो सब बाहर हो जाएंगे उससे, तो इसलिए एल्स में केवल सेमीकोलन कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब जब आप एल से बाहर आओगे तो आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट मिलेगी जिसमें y की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी 5 प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपके पास तीन वेरिएबल हैं x, y और z, तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं, पर केवल x आपका असाइन हुआ है, x को 3 वैल्यू असाइन की गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका y इक्वल टू x इक्वल टू 10, ये किस तरह से इवेल्यूट होगा। इसमें आपके दोनों ही ऑपरेटर आपके असाइनमेंट ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर आपका राइट एसोसिएटिव होता है। इसका मतलब राइट वाला असाइनमेंट पहले इवेल्युएट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग पहले जो 10 वैल्यू है वो x को असाइन होगी, उसके बाद जो x की वैल्यू 10 हो चुकी है वो आपका y में असाइन होगी। तो इस लाइन के बाद आपका x और y दोनों की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। z इक्वल टू x लेस देन 10, इसमें आपका इक्वल टू ऑपरेंड है, इक्वल टू ऑपरेटर है। इक्वल टू ऑपरेंड ऑपरेटर का लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड z है और जो राइट हैंड साइड है वो पूरा x लेस देन 10 होगा, क्योंकि लेस देन की प्रायोरिटी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। ओके, तो x की वैल्यू 10 हो चुकी थी, तो 10 जब आप इवेल्युएट करोगे, 10 लेस देन 10 को जब आप इवेल्युएट करोगे तो 10 लेस देन 10 आपकी एक कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपको वहां पर जीरो वैल्यू प्लेस करनी होती है। तो आपका x लेस देन 10 का जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो वैल्यू आपकी z को असाइन हो जाएगी, तो z आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि x का वैल्यू 10 था, y का वैल्यू 10 था और z का वैल्यू जीरो था। यही तीनों वैल्यू आपकी प्रिंट की जाएंगी, तो x आपका 10, y इक्वल टू 10 और z आपका जीरो प्रिंट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें आपके लिए थोड़ा समझने लायक बात यह है कि जब भी आप प्रिंटफ स्टेटमेंट में आप मल्टीपल एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करते हो
तो उस कंडीशन में आपका राइट टू लेफ्ट आपका एग्जीक्यूशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि k डबल इक्वल टू 35 नहीं इवेल्युएट होगा, पहले पहले k ग्रेटर देन 40 इवेल्युएट होगा। तो k की वैल्यू इनिशियली आपकी 35 है, और जब आप 35 ग्रेटर देन 40 को जब आप इवेल्युएट करोगे तो 35 ग्रेटर देन 40 आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है। तो जब भी ग्रेटर देन आपका रिलेशनल ऑपरेटर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। तो एक तरह से k ग्रेटर देन 40 का जो रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा। वो 0 आपका राइट मोस्ट परसेंटेज d को असाइन हो जाएगा। ओके, उसके बाद k इक्वल टू 50 असाइन होगा, तो k का वैल्यू 50 हो जाएगा, और वो वैल्यू आपकी सेकंड परसेंटेज d को असाइन हो जाएगी। उसके बाद k डबल इक्वल टू 35 इवेल्यूएट होगा, k का वैल्यू 50 हो चुका है, तो 50 डबल इक्वल टू 30 ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इस केस में आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो आपको 0 रिटर्न करेगा, और वो 0 वैल्यू आपकी परसेंटेज d में प्रिंट हो जाएगी। तो एक तरह से एक नई स्ट्रिंग तैयार होगी, 0, 50 और 0। ये आपकी जो स्ट्रिंग है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगी। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो 0, 50 और 0 आएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें x का वैल्यू आपका 15 है, तो 15 रख के देखो, और राइट टू लेफ्ट आप इवेल्युएट करके देखो। पहले आपका 15 लेस देन 30 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। उसके बाद x इक्वल टू 20, तो 20 वैल्यू x को साइन होगी, यहाँ पर आपको 20 मिलेगा। उसके बाद x नॉट इक्वल टू 15, तो जब आप 20 प्लेस करोगे x को, तो 20 नॉट इक्वल टू 15, यहाँ पर आपको कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगी, क्योंकि 20 और 15 इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से आपको 1 मिलेगा। तो एक तरह से नई स्ट्रिंग जो आपकी बनेगी वो 1, 20 और 1 मिलेगी, वही आपका आउटपुट होगा। ओके, तो आउटपुट आपका 1, 20 और 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने दो वेरिएबल हैं, एक इंटीजर k और एक कैरेक्टर j। कैरेक्टर j में आपका एक कैरेक्टर असाइन किया गया है, और k में आपका 65। यहाँ पर जो कंडीशन है, इफ k डबल इक्वल टू j printf c is wow else case printf c is headache। तो यहाँ पर आप देख सकते हो k और j डिफरेंट टाइप के आपके वेरिएबल्स हैं। तो जब भी डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं तो उस कंडीशन में टाइप प्रमोशन होता है। तो इनमें से जो कैरेक्टर है वो स्मॉलर डेटा टाइप है, तो ये आपका हायर डेटा टाइप में प्रमोट होगा। वैसे भी कैरेक्टर के बारे में आप एक जरूरी बात जान लीजिए कि कैरेक्टर जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके मेमोरी में एज ए इंटीजर स्टोर होते हैं। तो इसलिए जब ये कंपैरिजन होगा k डबल इक्वल टू j का, k का वैल्यू 65 है और j का वैल्यू आपका a है, तो बाय डिफॉल्ट जो a है उसकी s का वैल्यू यूज की जाएगी, और 65 और 65 में जब कंपैरिजन होगा तो आपका जो if वाला कंडीशन है वो आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आपका if ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी printf c is wow वो एग्जीक्यूट होगी, तो जो आपका आउटपुट है वो c is wow आएगा। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आपके पास तीन वेरिएबल है ए बी और सी। ए का वैल्यू आपका 5 असाइन हुआ है, बी और सी का गार्बेज वैल्यू है। तो बी इक्वल टू ए इक्वल टू 15, तो पहले 15 ए में असाइन होगा, फिर आपका जो ए का वैल्यू 15 होगा वो बी में असाइन होगा, तो ए और बी दोनों का वैल्यू 15 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में सी इक्वल टू ए लेस देन 15 जब इवेल्युएट होगा, ए का वैल्यू अगर आप 15 रखोगे तो 15 लेस देन 15 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर आपको 0 आउटपुट देगा। ओके, वो 0 वैल्यू आपकी सी में असाइन होगी। तो एक तरह से ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 15 और सी का वैल्यू 0 आपका प्रिंट होगा। तो यही आपका आउटपुट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको आप अपनी तरफ से भी इवेल्युएट कर सकते हो, मुझे इस रीजन को दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक वेरिएबल है i जिसका वैल्यू 4 है, और z उसका वैल्यू 12 है, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। आइए देखते हैं ये कैसे इवेल्युएट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, क्योंकि इसमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुआ है। चलिए देखते हैं इसको, ये किस तरह से इवेल्युएट होता है मैं आपको बता दूं। चलिए इसको मैं पहले हाइड कर लेता हूँ। इसमें आपका जो इफ वाला जो कंडीशन वाला पार्ट है वो आपका एक एक्सप्रेशन है, i इक्वल टू 5 लॉजिकल और z ग्रेटर देन 50। ये कैसे इवेल्युएट होगा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें आपके तीन ऑपरेटर हैं, एक आपका इक्वल टू है, एक आपका लॉजिकल और है, एक आपका ग्रेटर देन है। अगर देखें तो इसमें जो हायर प्रेसिडेंस है वो ग्रेटर की है, और फिर आपकी लॉजिकल और की है, और फिर आपका इक्वल टू की है। और आपका जो कंपाइलर होता है वो हमेशा एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट ही रीड करता है। तो सबसे पहले आपका
आई रीड होगा, फिर आपका इक्वल टू ऑपरेटर आपका सबसे पहला ऑपरेटर है आपका, तो इक्वल टू ऑपरेटर का लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड आपका इवेलुएट किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आई है, तो जो कि आपका एक एल वैल्यू है। चलिए, इक्वल टू के जब राइट हैंड साइड में आप जाओगे तो आपको 5 मिलेगा, और 5 के बाद जो ऑपरेटर है वो आपका क्या है, लॉजिकल और है। ओके, तो लॉजिकल और की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो वैसे भी आप इस एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो, इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड तो आपको आई मिल गया, पर राइट हैंड साइड में जितने भी ऑपरेटर हैं वो सब उससे ग्रेटर प्रेसिडेंस के हैं, तो इसलिए इक्वल टू को वेट करना पड़ेगा, पहले राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। चलिए पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है आपकी 5 लॉजिकल और z ग्रेटर देन 50। चलिए इसको इवेलुएट करते हैं। इसमें सबसे पहले 5 को पिक कीजिए। 5 को अगर आप पिक करते हो तो 5 आपका एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो नॉन जीरो वैल्यू है तो आपका उसके बाद अगर आपका लॉजिकल ऑपरेटर है तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि लॉजिकल और का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉन जीरो है, और राइट हैंड साइड में सारे जो ऑपरेटर हैं वो लॉजिकल और से हायर प्रेसिडेंस के हैं। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि अगर लॉजिकल और का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑपरेंड है वो अगर नॉन जीरो होता है और राइट हैंड साइड वाले सारे ऑपरेटर उससे हायर प्रेसिडेंस के होते हैं, ओके, या इक्वल प्रेसिडेंस के भी होते हैं, तो उस कंडीशन में आप आप राइट हैंड साइड वाला ऑपरेंड कभी भी इवेलुएट नहीं करते हो। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ इस रूल का। अगर लॉजिकल और आप इवेलुएट कर रहे हो तो उसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड आपका नॉन जीरो हो जाता है और राइट हैंड साइड वाले सारे ऑपरेटर उससे हायर प्रेसिडेंस के हैं या इक्वल प्रेसिडेंस के हैं, तो उस कंडीशन में आप राइट हैंड साइड वाला ऑपरेंड कभी भी इवेलुएट नहीं करोगे, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑपरेंड है वही काफी है आपके एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए। वो अगर नॉन जीरो होता है तो आपके पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आई इक्वल टू 5 लॉजिकल और z ग्रेटर देन 50। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा जब 5 आपका नॉन जीरो है तो राइट हैंड साइड में z ग्रेटर देन 50 जो ऑपरेंड है ये इवेलुएट नहीं होगा। और ये इवेलुएट क्यों नहीं होगा, क्योंकि z ग्रेटर देन 50 है, इसमें ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज हुआ है जो कि हायर प्रेसिडेंस का है। तो लॉजिकल और का लेफ्ट ऑपरेंड आपका 5 है और राइट ऑपरेंड उसका z ग्रेटर देन 50 है। तो अगर लॉजिकल और का लेफ्ट ऑपरेंड आपका 1 होता है, नॉन जीरो होता है, तो उस कंडीशन में राइट हैंड साइड वाले ऑपरेंड को इवेलुएट करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी आप कह सकते हो और का मीनिंग क्या होता है कि आपके लेफ्ट और राइट दोनों में से आपकी कोई एक वैल्यू आपकी क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए या फिर ट्रू हो जाए। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड अगर नॉन जीरो है तो राइट हैंड साइड वाला ऑपरेंड आपको इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए 5 लॉजिकल और z ग्रेटर देन 50 ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 1 आपको रिटर्न करेगा, और वो 1 वैल्यू है वो आपकी आई को असाइन होगी, और इस तरह से एक तरह से जो आपका आई की वैल्यू होगी वही पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो इफ 1 आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो इफ 1 आपका एक सेटिस्फाइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होगी वो आपकी एग्जीक्यूट करेगी, और आपका जो आंसर आएगा वो डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर भी आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुआ है, और वो लॉजिकल ऑपरेटर आपका लॉजिकल एंड है। ये किस तरह से इवेल्युएट होगा। यहाँ पर आई का वैल्यू 4 है, जेड का वैल्यू 12 है। चलिए इसको देखते हैं ये किस तरह से इवेल्युएट होगा। इसको मैं अभी चलिए हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम उसी तरह से आगे बढ़ते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़े थे। पहले आपका ये असाइनमेंट ऑपरेटर पड़ेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का लेफ्ट हैंड साइड आई है और राइट हैंड साइड में सारे ऑपरेटर इससे हायर प्रेसिडेंस के हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो राइट ऑपरेंड होगा वो 5 लॉजिकल एंड z ग्रेटर देन 5 ये कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा। जब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता आपको आपके असाइनमेंट को राइट ऑपरेंड नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वो आई को असाइन नहीं हो सकता। ओके, चलिए पहले राइट ऑपरेंड को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले 5 पिक होगा। आप कभी भी इसको ऐसे मत सॉल्व कीजिएगा कि 5 लॉजिकल एंड z ग्रेटर देन 5 और आपका जो ग्रेटर देन है वो आपका लॉजिकल एंड से हायर प्रेसिडेंस का होता है, तो आप z ग्रेटर देन 5 को सॉल्व कर लो। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ओके, कंपाइलर हमारा किस तरह से इवेलुएट करता है। कंपाइलर जब इस एक्सप्रेशन को जब इवेलुएट करेगा 5 लॉजिकल एंड z ग्रेटर देन 5 को, तो ये सबसे पहले 5 मिलेगा। 5 आपका क्या है, नॉन जीरो है। ओके, 5 अगर नॉन जीरो है तो उसके बाद आपका जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल एंड है, तो एक तरह से लॉजिकल एंड का जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो 5 है, और लॉजिकल एंड का जब राइट ऑपरेंड पिक किया जाएगा तो राइट ऑपरेंड में आपका केवल राइट ऑपरेंड में आपको वहां तक पिक करना है
जहां तक उससे ग्रेटर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर आपको मिलता रहेगा। तो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन सिंबल है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, तो ये आपका हायर प्रेसिडेंस का है लॉजिकल एंड से, तो इसलिए इसका जो राइट ऑपरेंड है वो z ग्रेटर देन 5 पूरा होगा, ना कि केवल z होगा। ओके, फिर से सुन लीजिए, लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड आपका 5 था, पर जो राइट ऑपरेंड है वो केवल z ना होके z ग्रेटर देन 5 होगा, क्योंकि z ग्रेटर देन 5 में जो ग्रेटर देन है वो आपका लॉजिकल एंड से हायर प्रेसिडेंस का है। ओके, तो इसलिए लॉजिकल एंड को राइट ऑपरेंड तब तक नहीं मिल सकता है जब तक ग्रेटर देन सॉल्व ना हो जाए, और यही इनके प्रेसिडेंस का कंसेप्ट आपका मैटर करेगा। ओके, तो ये किस तरह से इवेल्युएट होगा आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपने 5 को इवेल्युएट किया, 5 नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है तो आपका राइट ऑपरेंड भी इवेल्युएट किया जाएगा। राइट ऑपरेंड आपका z ग्रेटर देन 5 है, z की वैल्यू आप 12 रखोगे, 12 ग्रेटर देन 5 आपको क्या देगा, आपको एक सेटिस्फाइड कंडीशन देगा, तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एक तरह से ये एक्सप्रेशन हो गया आपका i इक्वल टू 5 लॉजिकल एंड 1। अब लॉजिकल एंड को दोनों ऑपरेंड मिल चुके हैं, तो लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड आपका 5 है और राइट ऑपरेंड 1 है, दोनों ही नॉन जीरो है, तो अब आपका लॉजिकल एंड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। तो एक तरह से जो हमने कहा था कि ग्रेटर देन की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी और आपकी लॉजिकल एंड की फिर दूसरे नंबर पे होगी और फिर आपकी असाइनमेंट की होगी, तो उसी ऑर्डर में ही इवेल्युएट होगा, पर जब जरूरत पड़ेगी तभी इवेल्युएट होगा। ओके, तो 5 लॉजिकल एंड 1 का जो वैल्यू है वो आपको 1 मिल जाएगा। अब लास्ट में जाकर असाइनमेंट ऑपरेटर आपका एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर को भी अपना राइट हैंड साइड मिल चुका है, राइट ऑपरेंड मिल चुका है। अब जो वैल्यू 1 है वो आपकी आई को असाइन हो जाएगी, और एक तरह से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी 1 हो गई है। तो इफ 1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सेटिस्फाइड कंडीशन को, तो एक तरह से इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी लेटर सी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपका जो आउटपुट है वो लेटर सी आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे, आपका इससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल इसी के फ्लो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास 3 वेरिएबल जो आपकी जिनकी वैल्यू आपको दी हुई है, i इक्वल टू 4, j इक्वल टू -1 और k इक्वल टू 0 है। उसके अलावा w x y z आपके कुछ वेरिएबल्स हैं जो आप यूज करोगे। तो फर्स्ट है आपका w इक्वल टू i लॉजिकल और j लॉजिकल और k। चलिए इसको देखते हैं कैसे इवेल्युएट होगा। जैसा कि मैंने बताया पहले, असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है सबसे पहले, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का लेफ्ट ऑपरेंड क्या है, w। राइट ऑपरेंड क्या है, राइट में सारे जो ऑपरेटर हैं वो इससे हायर प्रेसिडेंस के हैं, तो इसका मतलब असाइनमेंट को सबके लिए वेट करना पड़ेगा। तो असाइनमेंट का जो राइट ऑपरेंड होगा वो आई लॉजिकल और जे लॉजिकल और के, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को वेट करना पड़ेगा। ओके, वेट कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आई लॉजिकल और जे लॉजिकल और के को जब आप इवेल्युएट करोगे, ये किस तरह से इवेल्यूट होगा मैंने बताया था। अब आई पिक किया जाएगा, आई को जब पिक करोगे, आई की वैल्यू कितनी है, 4 है, आई की वैल्यू 4 रखी है यहाँ पर, आई की वैल्यू 4 हो गई। तो इसका मतलब आपका जो लॉजिकल और है उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड क्या हो गया, आपका नॉन जीरो हो गया। ओके, लॉजिकल और का, हाँ तो आई की वैल्यू 4 हो गई है, लॉजिकल और का लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड क्या हो गया, 4 नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो मैंने बताया था, अगर लॉजिकल और का लेफ्ट ऑपरेंड आपका नॉन जीरो हो और राइट वाले सारे जो ऑपरेटर हैं वो सब उससे हायर प्रेसिडेंस के हों या फिर इक्वल प्रेसिडेंस के हों, तो उस कंडीशन में बाकी के ऑपरेंड्स को आपको राइट ऑपरेंड को इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहीं पर आपका जो आंसर है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका लेफ्ट ऑपरेंड आपको नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है। नॉन जीरो वैल्यू देते ही आपका ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, और 1 वैल्यू आपकी W को असाइन हो जाएगी। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में किस तरह से इवेल्युएट होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ बिना इसको एक्सप्लेनेशन को देखते हुए। यहाँ पर आपके सामने x इक्वल टू आई लॉजिकल एंड j लॉजिकल एंड k, ये किस तरह से इवेल्युएट होगा। इसमें फिर से वैसे ही चलते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड आपका x है, और जो राइट ऑपरेंड है वो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है जो कि i लॉजिकल एंड j लॉजिकल एंड k है। ये किस तरह से इवेल्युएट होगा, असाइनमेंट को वेट कराते हैं अभी। आई लॉजिकल एंड जे लॉजिकल एंड के, इस पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलते हैं। पहले क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ओके, आई की जगह आप क्या पुट करोगे, हाँ आई वेरिएबल के प्लेस पे आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। आई की वैल्यू कितनी है आपकी, आई की वैल्यू 4 है। चलिए देखिए इतना एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। अब लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड क्या है, 4 है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा लॉजिकल एंड का रूल क्या होता है, लॉजिकल एंड के
लॉजिकल एंड का रूल ये होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड अगर 0 है तब आपको राइट हैंड साइड में इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो लॉजिक हमने लॉजिकल और के लिए शॉर्टकट लगाया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड आपका 1 है तो राइट हैंड साइड में आपको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर राइट हैंड साइड वाले सारे जो ऑपरेटर हैं वो ग्रेटर या इक्वल प्रेसिडेंस के हों। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड 0 होता तो उस कंडीशन में राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर राइट हैंड साइड वाले सारे जो ऑपरेंड्स हैं वो ऑपरेटर हैं वो ग्रेटर या हायर प्रेसिडेंस के होते। तो फिलहाल आप देख सकते हो लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड आपका क्या है, नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो इसको दूसरे के लिए भी वेट करना पड़ेगा, तो इसमें इसका आपका जे वाला पार्ट एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब आप जे को पिक करोगे या जे लॉजिकल एंड के को पिक करोगे, क्योंकि इसका जो राइट ऑपरेंड है वो केवल जे होगा, क्योंकि आगे जो दूसरा लॉजिकल एंड है वो आपका इक्वल प्रेसिडेंस का है और लेफ्ट टू एसोसिएटिविटी की वजह से आपका केवल जे ही इसका सेकंड ऑपरेंड होगा। ओके, चलिए जे की वैल्यू को ये पिक करेगा। जे की वैल्यू कितनी है, -1। अब आपका 4 लॉजिकल एंड -1 ये दोनों आपके इवेल्युएट की जाएंगे। तो 4 भी आपका एक नॉन जीरो वैल्यू है और -1 भी नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो दोनों अगर आपके उनका लॉजिकल एंड निकाला जाए तो आंसर आपका 1 आता है। तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको अगेन फिर से आपको एक लॉजिकल एंड मिल रहा है, तो लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड आपको 1 मिल गया, पर राइट ऑपरेंड के लिए वेट करना पड़ेगा, के की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ओके, के की वैल्यू आपकी 0 है, तो के की वैल्यू अगर आप 0 प्लेस करते हैं यहाँ पर तो 1 और 0 का जो लॉजिकल एंड है वो आपको 0 रिटर्न करेगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इक्वल टू आई लॉजिकल और j लॉजिकल एंड k, ये किस तरह से इवेल्यूट होगा। चलिए पहले आप असाइनमेंट ऑपरेटर को देखिए, उसका लेफ्ट ऑपरेंड y हमारे पास है, राइट ऑपरेंड नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसके लिए कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को अभी वेट कराते हैं। उसके बाद i लॉजिकल और j लॉजिकल एंड के, ये किस तरह से इवेल्यूट होगा। मैंने बताया था सबसे पहले इसमें आई पिक किया जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है 4 पुट कीजिए। चलिए 4 पुट कर दिया आपने। अब आप देख रहे हो कि अब आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, आपका लॉजिकल और मिल रहा है आपको। लॉजिकल और का लेफ्ट ऑपरेंड क्या है, नॉन जीरो, और राइट वाले सारे जो ऑपरेटर हैं वो इससे हायर प्रेसिडेंस के हैं। तो उस कंडीशन में मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया था कि अगर इसका लेफ्ट ऑपरेंड आपका नॉन जीरो है और राइट वाले सारे आपके ग्रेटर या इक्वल प्रेसिडेंस के हैं, तो राइट ऑपरेंड कभी भी इवेल्युएट नहीं होता है। तो केवल इस लेफ्ट ऑपरेंड को नॉन जीरो देखकर ही आप डिसाइड कर सकते हो पूरा एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो 1 आएगा। तो x की वैल्यू 1 होगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर j लॉजिकल एंड के आपका इवेल्युएट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका z इक्वल टू आई लॉजिकल एंड j लॉजिकल और k, ये किस तरह से इवेल्युएट होगा। फिर से वही लॉजिक यूज करते हैं। आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, z, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड तो मिल गया, पर राइट हैंड साइड में सारे आपके हायर प्रेसिडेंस के हैं, तो इसलिए असाइनमेंट को वेट करना पड़ेगा पहले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई का वैल्यू पहले पिक किया जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ एक्स लिख दिया है, जेड है आपका, ठीक है। तो आई का वैल्यू आपका 4 है। तो लॉजिकल एंड जे लॉजिकल और के, तो पहले लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड तो आपको 4 मिल गया, पर जो राइट ऑपरेंड है, राइट ऑपरेंड इसका जे है केवल, जे लॉजिकल और के नहीं है, कि इसका राइट ऑपरेंड केवल जे है, क्योंकि आपका लॉजिकल एंड की प्रेसिडेंस क्या होती है, ज्यादा होती है आपकी लॉजिकल और से। चलिए, क्योंकि लॉजिकल एंड को तो दोनों वैल्यू नॉन जीरो चाहिए, तो वो जे की वैल्यू को भी पुट करेगा, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। फिर लॉजिकल और के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 और -1 का जो लॉजिकल एंड होता है वो 1 होता है आपका, तो इसकी वैल्यू 1 पुट की जाएगी। उसके बाद अब आपका 1 लॉजिकल और के है, तो लॉजिकल और ऑपरेटर फिर से आ गया, जिसका लेफ्ट ऑपरेंड नॉन जीरो है, तो राइट ऑपरेंड इवेल्युएट ही नहीं होगा, तो सीधा आंसर आपका 1 प्लेस कर दिया जाएगा। तो के की वैल्यू को आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चारों वैल्यू आपकी इवेल्युएट हो चुकी हैं, तो आंसर आपका 1011 आएगा। और ये जो लास्ट मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, जेड की वैल्यू है, बाई मिस्टेक एक्स लिख दिया है। ओके, चलिए चलिए इसको देखते हैं ये किस तरह से इवेल्युएट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो i इक्वल टू 4, वही क्वेश्चन है, वैसे इसमें थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज किया गया, किस तरह से इवेल्युएट होगा। ओके, एक स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले इक्वल टू के लेफ्ट ऑपरेंड y है और राइट वाले सारे ऑपरेटर आपके हाई प्रेसिडेंस के हैं, तो इक्वल टू को वेट करना पड़ेगा अपना राइट ऑपरेंड के लिए। फिर चलिए नेक्स्ट सीक्वेंस में सबसे पहले i आया, i की वैल्यू 4 रखी हमने। फिर उसके बाद आपका प्लस ऑपरेटर है,
प्लस ऑपरेटर जब इवेल्यूएट होगा तो प्लस ऑपरेटर का लेफ्ट ऑपरेंड आपका 4 है और राइट ऑपरेंड आपका 5 होगा। अब बताइए 5 होगा या 5 लॉजिकल एंड जे होगा, क्योंकि आपका प्लस का जो राइट ऑपरेंड है वो केवल 5 होगा, क्योंकि 5 के बाद वाला जो ऑपरेटर है वो लेस प्रेसिडेंस का है, तो इसलिए 5 तक ही रुकना पड़ेगा उसे। और यहाँ पर आपका 4 + 5 की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी। चलिए 9, उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर आएगा जिसका लेफ्ट हैंड ऑपरेंड आपका 9 इवेल्युएट हो चुका है, तो इसका जो राइट ऑपरेंड है वो क्या होगा, जे होगा या J+1 होगा या फिर पूरा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉजिकल एंड से हायर प्रेसिडेंस का आपका प्लस ऑपरेटर होता है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑपरेंड है वो केवल जे ना होके J+1 होगा। उससे आगे हम पिक नहीं करेंगे क्योंकि जो लॉजिकल और है वो आपका लोअर प्रेसिडेंस का है। ओके, तो अब आपको J+1 को इवेलुएट करना पड़ेगा। क्यों इवेलुएट कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल एंड का लेफ्ट ऑपरेंड आपका 9 है जो कि आपका नॉन जीरो था, तो राइट वाले भी नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ये आपको 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जे की वैल्यू मैंने -1 प्लेस करी, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, तो y = 9 लॉजिकल एंड 0। अब आप देख सकते हो कि अब लॉजिकल एंड को अपने दोनों ऑपरेंड्स मिल चुके हैं, तो 9 और 0 का जो आपका रिजल्ट होगा वो आपको 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके पास लॉजिकल और ऑपरेटर आ गया है। लॉजिकल और का लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड है वो 0 है, तो राइट हैंड साइड वाला इवेल्युएट होगा आपका। तो राइट हैंड साइड ऑपरेंड में क्या है आपका k होगा या k+2, आपका पूरा k+2 होगा। क्यों, क्योंकि प्लस हायर प्रेसिडेंस का है, तो लॉजिकल और का राइट हैंड साइड वाला ऑपरेंड k+2 कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए लॉजिकल और को अभी वेट करना पड़ेगा तब तक कि प्लस ना सॉल्व हो जाए। फिर आपका 0+2 आपका इवेल्युएट होगा, तो 0+2 आपको 2 देगा। अब आपके लॉजिकल और के दोनों ऑपरेंड्स मिल चुके हैं, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला नॉन जीरो, सॉरी जीरो है, और राइट हैंड साइड वाला आपका नॉन जीरो है। तो अभी आपको वैल्यू 1 देगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ऑपरेंड अगर नॉन जीरो हो जाता है तो आंसर 1 आ जाता है, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। चलिए अब आप सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका एक्सप्रेशन है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को वेट करना पड़ेगा राइट ऑपरेंड के लिए। सारे जो ऑपरेटर हैं राइट हैंड साइड के वो सब असाइनमेंट से हायर प्रेसिडेंस के। तो पहले हम i की वैल्यू पुट करते हैं। i की वैल्यू हमने पुट की 4। ओके, ये 4 जो ऑपरेंड है वो आपका प्लस का ऑपरेंड है, और प्लस का लेफ्ट ऑपरेंड 4 है और राइट ऑपरेंड 5 होगा, क्योंकि 5 के बाद जो ऑपरेटर लिखा हुआ है वो आपका प्लस से लोअर प्रेसिडेंस का है, तो हमें केवल 4 + 5 को ही सॉल्व करना है। 4 + 5 आपका 9 हो जाएगा। अब आपका ऑपरेटर कौन सा है, लॉजिकल और, तो लॉजिकल और का लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड आपका 9 हो गया। और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, राइट हैंड साइड में कितने ऑपरेटर हैं जो आपके लॉजिकल और से ग्रेटर या इक्वल प्रेसिडेंस के हैं। तो आप देख सकते हो प्लस, लॉजिकल एंड, प्लस, ये सब आपके लॉजिकल और से हाई प्रेसिडेंस के हैं। हाई प्रेसिडेंस के हैं, तो इसका मतलब मैंने बताया था लॉजिकल और का अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट ऑपरेंड आपका अगर नॉन जीरो होता है, तो राइट हैंड साइड वाले अगर आपके सारे ऑपरेटर हायर प्रेसिडेंस के हो या इक्वल प्रेसिडेंस के हो, तो राइट हैंड साइड कभी भी इवेल्युएट नहीं होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही काफी होती है आपके रिजल्ट देने के लिए। तो आपके इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका, सॉरी ये z था आपका, z का वैल्यू 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका y = 1 और z = 1 आ जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर आप वीडियो ऑपरेटर पे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीजर i = -3 और j = 3 है। तो यहाँ पर आपका इफ नॉट i प्लस नॉट j क्रॉस 1, तो ये लॉजिकल नॉट है, और लॉजिकल नॉट की जो प्रेसिडेंस है वो आपकी प्लस और मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है आपकी। ठीक है, कि किस तरह से इवेल्यूट होगा, चलिए देखते हैं। तो आउटपुट तो आपको इसमें गिफ्ट दिखाई देगा, पर आप इसका ऑर्डर देख सकते हो किस तरह से इवेल्यूट होगा। हमेशा ऑपरेंड मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट टू राइट ही इवेल्युएट होगा। तो इफ नॉट -3 प्लस नॉट j क्रॉस 1, तो पहले आपने i की वैल्यू -3 रखा। अब ये जो लॉजिकल नॉट है इसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल नॉट ही पड़ा, तो लॉजिकल नॉट का जो ऑपरेंड है वो केवल -3 होगा, क्योंकि लॉजिकल नॉट आपका यूनरी ऑपरेटर है। तो -3 आपका एक नॉन जीरो वैल्यू है, उसका अगर आप नॉट करते हो लॉजिकल नॉट तो आपको 0 वैल्यू मिलेगी, तो 0 प्लेस कर दिया, प्लस नॉट j क्रॉस 1, उसके बाद प्लस की टर्न है, प्लस ऑपरेटर मिलेगा आपको, प्लस का लेफ्ट ऑपरेंड तो आपको 0 मिल गया है, पर प्लस का राइट ऑपरेंड क्या होगा, तो राइट ऑपरेंड के लिए देखना पड़ेगा
कि राइट ऑपरेंड आपका नॉट 3 होगा या नॉट 3 क्रॉस 1 होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले सारे जो ऑपरेटर हैं वो इससे हायर प्रेसिडेंस के हैं। तो इसका मतलब प्लस आपका प्लस को राइट ऑपरेंड तब तक नहीं मिलेगा जब तक राइट हैंड साइड पूरी सॉल्व ना हो जाए। ओके, तो इसलिए प्लस को वेट कराते हैं। पहले हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं, नॉट 3 क्रॉस 1 को सॉल्व करते हैं। तो नॉट 3 क्रॉस 1 को जब सॉल्व करेंगे तो पहले नॉट 3 की वैल्यू जो होगी वो इवेलुएट की जाएगी, क्योंकि नॉट की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है। तो नॉट 3 आपको 0 का रिजल्ट देगा। फिर 0 क्रॉस 1, प्लस को अभी भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस आपकी मल्टीप्लाई से कम होती है। तो पहले 0 क्रॉस 1, क्रॉस को दोनों ऑपरेंड मिल चुके हैं 0 और 1, ये इवेलुएट होगा। 0 क्रॉस 1 आपको 0 मिलेगा, आपको जाके आपका 0 प्लस 0 आपको 0 मिलेगा, और 0 आपका एक अनसेटिस्फाइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आपका एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा और आपकी जो आउटपुट है वो गिफ्ट आएगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब प्रोग्राम समझ में आए होंगे और आपका लॉजिक भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ होगा।